लास्ट जीपी की आई कौन सी मिली थी क्या? कुछ आइडिया? सर एक लास्ट ही मिली थी जीपी किस चीज की मिली थी? सर एक ही मिली थी वेक्टर की, अब नहीं मिली, दूसरी नहीं मिली। अच्छा, वेक्टर की रिव्यू भी और नहीं मिली, चलिए कोई बात नहीं। अभी तक वेक्टर्स में कोई भी किसी भी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके का डाउट? एनीवन गाइस, डू रिप्लाई। सर 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 हाँ जी बोलो बेटा। सर एन कैप में सर डायरेक्शन पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है सर। बताओ कुछ एग्जाम्पल बताओ, दिक्कत क्या हो रही है? सर जैसे रूल जैसे तो कि पता है सर। सर जैसे रूल तो पता है, लेकिन इनवर्ड्स आएगी या आउटवर्ड ये नहीं मालूम पड़ रहा सर। इनवर्स और आउटवर्स के रूल क्या लगाते हो? बताओ रूल क्या है, क्या पता है रूल? सर सर पहले तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ सर फिंगर स्ट्रेच करनी है सर। चलो फिर क्या करते हैं? वेक्टर बी की डायरेक्शन में होना चाहिए या सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। क्या क्या होना चाहिए सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में? सर वीडियो नहीं आया बार बार। क्या बोल रहे हो? मैंने बोला कि आपने बोला पहले आप पहले वेक्टर की तरफ आप क्या करोगे, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करोगे। सेकंड वेक्टर की तरफ क्या होना चाहिए? सर पाम। पाम। फिर यस। उसके बाद एंड देन सर जो हमारी फिंगर है वो डायरेक्शन बताएगी एन कैप की। कौन सी फिंगर? सर थंब। थंब। सॉरी। तो थंब बोलो थंब। ना, फिंगर क्यों बोल रहे हो? यस सर सॉरी। इसमें बताओ डायरेक्शन कैसी आएगी, आउटवर्ड आएगी इनवर्ड आएगी? सर पेपर में बनाओ ये वाला फिगर और बताओ डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी कि इनवर्ड आएगी? यस सर। बनाओ जल्दी, जल्दी बताओ। सर आउटवर्ड्स आ रही है। आउटवर्ड आएगा? यस सर। इसके इसका बताओ, एक क्रॉस बी। सर इसका इनवर्ड्स आ रहा है दूसरे वाले का। हाँ, क्या बोल रहे हो, इसके इसका क्या होगा? सर इनवर्ड्स। इनवर्ड कैसे पता किया? सर फिंगर उसकी तरफ की, ए वेक्टर की तरफ और बी वेक्टर की तरफ सर पाम था तो उससे। देखो ए वेक्टर की तरफ आप फिंगर दो तरीके से कर सकते हो, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो। यस सर। आपने बोला मेरी पाम की तरफ चाहिए बी वेक्टर की, क्या यहाँ से बी वेक्टर की तरफ है डायरेक्शन की इस तरह से पाम आपकी भी है? आप बोलो सर जब मैं ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, देखो है ये यस एक ही सर। डायरेक्शन में मैंने फिंगर को स्ट्रेच किया तो पाम बी की तरफ है, तो आप बोलो किधर है, समंदर की तरफ। कोई यस सा सर। निकाल के देखो, निकाल के बताओ कौन सा आएगा, बताओ इसकी बताओ। हाँ सर इसकी। सर इसकी भी इनवर्ड से आ रही है। इसकी बताओ, इसकी बताओ बी क्रॉस ए की। यस सर। सर इसके भी इनवर्ड्स। कैसे निकाला बताओ उसमें? सर ए वेक्टर की तरफ फिंगर की और बी वेक्टर की तरफ ए पाम वेक्टर था। की तरफ क्यों की बेटा, बी की तरफ क्यों नहीं की? ओ, ओ पहला वेक्टर कौन है? सर बी। फिर ए की तरफ क्यों कर सॉरी। रहे हो बेटा, ध्यान क्यों बोल रहे हो? मैंने इसलिए गोला मार के पूछा कि बी क्रॉस ए चाहिए मुझे। यस सर वो देखा नहीं। हाँ तो ये डायरेक्शन यार, कहाँ परेशान?
यस सर। अप्लाई नहीं कर सर रहे उस हो। समय आज तो आपने 4 क्वेश्चन के चारों के सही आंसर दिए। प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से मैंने बोला आप हर बार उस तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब इन चारों क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आई, आपने बड़े आराम से बताया। कृष्णा यस सर। बताओ, डाउट है? अरे भाई जो रूल्स हैं, अगर आप बोल बोल के जैसे आज अप्लाई कर रहे हो, बच्चे अप्लाई करोगे, कभी गलती करोगे। Anybody else having any problem in the direction of A cross B? Anyone? Anyone having any doubts in the direction of A cross B? आनी चाहिए, वरना नो सर। कभी नहीं आएगी। आज नहीं आई तो कृष्णा क्लियर है? यस सर। अब आएगी दिक्कत? नो सर। चलो, any other doubts? Anyone else? Any other doubts? किसी भी तरीके का डाउट हो कोई भी वेक्टर्स में अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा? चलिए बताइए, लास्ट चीज क्या पढ़ी है? What was the last thing that we had studied? कहाँ तक पहुंच गए थे? Anyone, please tell me. क्रॉस प्रोडक्ट सर, उसमें हम के सेकंड की बात कर रहे थे, जहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो हो गया था। हो गया ना? चलो, तो मेनली अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट केस बचता है वो है कि अगर थर्ड केस बोल दीजिएगा उसमें कि अगर ए वेक्टर जो है या कोई भी वेक्टर जो है वो किस फॉर्मेट में दे रखे हो, और बी वेक्टर b1 i cap plus b2 j cap plus b3 j cap, अगर इस फॉर्मेट में ऐसे दे रखे हो तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। आप अगर 11th में मैथ से रखिए तो आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। नहीं भी रखिए तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट पे इस मेथड पे, तो ये बहुत अच्छा सीखना है। मैंने कहा देखो, जब भी आपको इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट लिखना होता है तो क्या करोगे? मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। पहला वेक्टर आपने बोला है कि ए वेक्टर है, अगर आपको ये चाहिए तो आप देखो कैसे लिखते हो, इसका मतलब ऐसे लिखोगे, आई कैप माइनस जे कैप एंड के कैप। इसी तरीके से लिखेंगे आप सीक्वेंस में, प्लस माइनस प्लस। पहली बात तो इस चीज को ध्यान रखें। अब पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे, आई कैप को आई कैप के अंदर, जे कैप को जे कैप के नीचे, के कैप को के कैप के नीचे, प्रॉपर सीक्वेंस में प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू रखेंगे। मैंने कहा फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर a1 a2 a3। अब दूसरे वेक्टर की बात करूं, दूसरे वेक्टर के भी करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स यहां रख दो, b1 b2 b3। आप इसको सॉल्व कर दिए तो लिखने का तरीका हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा सर ए क्रॉस बी लिखने का तरीका कैसे होगा, जरा देखो। पहले आप लिखोगे आई कैप कंपोनेंट, तो आप लिखोगे आई कैप ब्रैकेट। अब आई कैप जब आप लिख दोगे तो क्या करोगे सर? देखो आई कैप वाली लाइन जो है, एक तो ये है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको आप हाइड कर लो, क्या कर लो? छिपा लो। इनको आपको नहीं देखना है। बहुत अच्छे समझ लें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैथड लगता है कि आपके लिए बहुत नया सा है, जिसमें लाइन में आई कैप, देखो आई कैप इस लाइन में भी आ रहा है, आई कैप इस लाइन में भी आ रहा है, इन दो लाइनों को छिपा लें। बाकी बचा देखो क्या होगा ये, तो कैसे लिखोगे? दिस इनटू दिस, इसी सीक्वेंस में जैसे मैं बता रहा हूँ, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ठीक है, आप बोलोगे आई कैप वाली लाइन को तो आपने हाइड कर दिया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, मतलब a2 b3 माइनस b2 a3।
ये आ गया आपका आई कैप का कॉम्पोनेंट। अब आप लिखोगे दूसरा वाला कौन सा है, माइनस जे कैप, तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस जे कैप फिर ब्रैकेट में। अब जे कैप वाली लाइन को आप हाइड कर लो, जे कैप वाली लाइन को क्या कर लो, हाइड कर लो। तो आप बोले जब जे कैप वाली लाइन हाइड हो जाएगी तो क्या होगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। तो आप बोलेंगे दिस इनटू दिस a1 इनटू b3 माइनस b1 इनटू a3, ये तो हाइड हो चुकी है लाइन। तो आप बोलोगे b1 इनटू a3। मैंने कहा प्लस तीसरा कंपोनेंट लिखना है तो आप लोगे प्लस के कैप। आप क्या करोगे, के कैप की लाइन को हाइड कर लोगे, के कैप के नीचे जो भी है, तो क्या बचा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, मतलब a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। और इसको सॉल्व कर लोगे तो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आपको जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा सर, वो a क्रॉस b होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ये मेथड आपको अगर आता होगा तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ जरा दो क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करके बताओ। ए कैप है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, बी कैप बी रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2। निकाल के बताओ जल्दी से ए क्रॉस बी कितना होगा। प्लीज डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सारे लोग आंसर आना चाहिए। टेक योर टाइम बट सॉल्व इट प्रॉपरली। टाइम ज्यादा लग जाए बट कोई भी जल्दबाजी में गलत आंसर नहीं देगा, आंसर सबके सही आने चाहिए। और हमेशा जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे आप भी सॉल्व करेंगे। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये आई कैप के पहले माइनस होगा। कहाँ पे, सर नीचे ए क्रॉस बी, ये सर वहीं माइनस पे नहीं जो बेटा, आई कैप है। इक्वल है, ये इक्वल है बेटा, इक्वल। ओके सर। सर हाँ बेटा सर सर आगे आंसर सर बोलो। 5 आई कैप प्लस सर 5 आई कैप 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 7 के कैप। माइनस 7 के कैप। एक आंसर आया मेरे पास ये। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर आंसर। सर हाँ बोलो सर बेटा। आई कैप आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। प्लस के कैप। सर दूसरा आंसर आया मेरे पास। एनीबॉडी एल्स, यस। सर -1 मतलब माइनस आई कैप माइनस आई कैप -9 जे कैप -7 के कैप। -9 जे कैप -7 के कैप। हम्म। चलो और ये सर बताओ। मेरा भी यही है, -आई कैप -9 जे कैप -7 के कैप। सर माइनस और आई बताओ। कैप -9 जे कैप -7 के। माइनस आई। एक सेकंड, सेम है क्लास में सर। कौन सी आंसर है? एक सेकंड बेटा, एक करके शर्मी, आपका क्या आंसर है? सर थर्ड वाला माइनस आई कैप -9 जे कैप ओके, -7 के। हाँ विशाल। सेम है सर। ये वाला सर ये थर्ड वाला सर आंसर है सर। चलिए, ये वाले पे मेजॉरिटी आ रही है, तो बाकी जिन्होंने दो आंसर है जरा क्वेश्चन क्रॉस चेक करो फटाक से, कहाँ गलती करता हूँ। अगर ये मेजॉरिटी लोगों का आंसर आ रहा है तो प्रियांशु एंड कृष्ण तिवारी, प्लीज डू क्रॉस चेक, क्या आपने सही किए हैं, आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन सॉल्व करें प्रॉपर्ली। चलो यहीं कर लेते हैं, चलो कर लो, नो स्क्रीनशॉट ले लो फिर करते हैं।
I cap आप लोग this into this 2 into 1 is 2 minus 1 into minus 3 is minus 3 एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था तो कितना हो जाएगा +3 नेक्स्ट रहेगा माइनस जे कैप ब्रैकेट में आप बोलोगे जे कैप वाली लाइन को हाइड कर दो आप बोलोगे 3 into 1 is 3 माइनस 2 into minus 3 is minus 6 तो -6 और ये माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 मैंने कहा प्लस के कैप सर B2 का -1 है ना -1 आएगा सर -1 है ना फिर से बोलो सर जे कैप में सर B2 -1 होगा जे कैप में। ये सही लिखे हैं सब नो सर। अच्छा यहाँ माइनस लिखा है ये बोल रहा हूँ यस सर। ओके 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 माइनस लिखा है ठीक है तो आप बोलोगे सर 3 इन अच्छा पहले आई कैप निकाल दो तो कितना 2 into 1 2 -1 into -3 कितना हो जाएगा प्लस का 3 और एक माइनस साइन यहाँ ऑलरेडी था सही करोगा यहाँ आएगा ठीक है ये हो गया ये के कैप वाली लाइन को हाइड करोगे तो कितना होगा 3 into -1 कितना आएगा -3 माइनस अब लिखो 2 into 2 is 4 तो कितना हो जाएगा सॉल्व करके कितना आएगा माइनस आई कैप -9 जे कैप -7 जे कैप तो दिस इज योर आंसर। हाँ जी प्रियांशु और कृष्णा तिवारी यस सर मैंने -3 नहीं लगाया था बस सिर्फ 3 लिखा था। क्या हो गया सर मैंने -3 नहीं लिखा था कि A3 की वैल्यू। गलती ना करें एनीबॉडी एल्स और दूसरे कृष्णा तिवारी यस सर वो साइन में ही गलती हो गई थी सर ऐसी गलतियां नहीं करें। हाँ जी आकाश सर अगर इसमें B क्रॉस A निकालना हो तो जो B के कंपोनेंट है वो ऊपर लिख देंगे और A के कंपोनेंट नीचे लिख देंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार हम आपने क्या बोलना है ले भाई बी क्रॉस ए निकालना है बी को ऐसे रख सकते हैं ये तो कॉमन सेंस है यार आपने ए क्रॉस बी ये तो ए के वेक्टर को ऊपर लिखा बी क्रॉस ए ये तो बी के वेक्टर को ऊपर लिखेंगे। ओके सर। तो जो चाहिए वो वेक्टर पहले लिखोगे आप बात खत्म बाकी तो यही चलेगा कोई दिक्कत है क्या चलो एक और निकाल 2i कैप माइनस के कैप ये वेक्टर हो गया माइनस जे कैप प्लस 3 कैप मुझे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए सॉल्व ये रेस कर रहा हूँ मैं आपके पास सबका सही आना चाहिए किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। सर हाँ माइनस आई कैप -6 जे कैप -2 क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ लेना अंडर रूट 44 पहले क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से √41 अंडर रूट 44
जो भी माइनस आई कैप प्लस जे कैप कर रहे हैं क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करो। किसी ने बोला है 41, किसी ने बोला है √44, और कोई? क्वेश्चन तो पढ़ो बेटा, क्या पूछा है? आई कैप माइनस आई कैप जे कैप कर रहे हो। सर √41 आ रहा है। चलो और कोई? सर √41। सर √41। √44 किसने बोला था? सर √41। सर √41। आई होप सबको आना चाहिए। चलो देख लो, मैंने कहा ये ए कैप और बी कैप लिखा है, लिख लो। A क्रॉस B इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप के कैप। आई कैप की वैल्यू 2, जे कैप नहीं है इसका मतलब 0, के कैप की वैल्यू -1। दूसरे केस में आप बोलोगे कितनी है? बी की वैल्यू बोलोगे, आई कैप नहीं है मतलब आई कैप की वैल्यू 0, जे कैप की वैल्यू -1, के कैप की वैल्यू 3। अब आपको चाहिए A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू आई कैप इनटू दिस इनटू दिस, 0 into 3 0 माइनस -1 into -1 is +1। मैंने कहा माइनस जे कैप डिवाइड लाइन 2 into 3 is 6 माइनस 0 into -1 is 0 प्लस के कैप 2 into -1 is -2 माइनस 0। सॉल्व करोगे तो याद है माइनस आई कैप, 6 minus 0 is 6 माइनस 6 जे कैप -2 के कैप। मुझे मैग्नीट्यूड पूछा था मैंने, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या हो गया? यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या हो गया? √1 का -1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। सॉल्व करोगे तो आंसर है √41। 44 किसी ने बताया √44 गलत आंसर था, बाकी 41 रूट इज द करेक्ट आंसर। Anyone? Any other doubts? चलो एक और कर लो फॉर प्रैक्टिस। A cap is equal to minus I cap plus 2J cap minus 3J cap. B vector is equal to minus 2Y cap plus J cap minus K cap. Finally B cross A, जल्दी से बता दें कितना आएगा। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। यस सर। ब्लर है सर। एक ब्लर है सर। हाँ हाँ बेटा बेटा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। Wait. क्लियर है? यस सर। यस सर। Solve this question fast. सर हाँ जी बोलिए।
minus I cap minus I cap minus 5 j cap minus 5 j cap 5 j cap minus 3 k cap. यस सर यस सर, यही सर है। यही है। सर यही आंसर है। यस सही है सर। यही आ रहा है। anyone having any doubt in these type of questions? Any doubt? क्लियर है? किसी को अभी भी दिक्कत है, कोई चाहता है सर इसे सॉल्व कर दो? मैं मान के चल रहा हूँ सबके आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब सबका वो वही आंसर करेक्ट होगा और सबको सॉल्व करने आ गया। एनी वन, सिंगल वन भी अगर कोई बंदा है बोलता है सर मेरे को डाउट हो रहा है, मैं उसको बता सकता हूँ, बट आपको बताना पड़ेगा हाँ सर मुझे डाउट हो रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है। जिसको भी आंसर मुझे मालूम है अभी भी सबके आंसर नहीं आए हैं। वी हैव नियर बाय 36 37 पीपल। कितने लोगों के आंसर आए हैं प्रॉपर्ली सही से बताना, चैट बॉक्स में यस करके लिख के भेजो जरा। मेरे पास 36 37 यस होने चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब कहीं ना कोई दिक्कत है। और अभी भी काफी मिसिंग है। कुछ लोग अभी भी anyone having any doubt, any single one? अभी पूछ लो मैं बता दूंगा, बट मुझे बताना पड़ेगा हाँ सर मुझे दिक्कत हो रही है। It's very important because these kind of questions have been asked in the past directly. जस्ट आपको ये मेथड आना चाहिए। अगर ये मेथड नहीं आता है सॉल्व करने का तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा गया और मेनी टाइम पास में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से सीख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमने तुरंत कर लिए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स के बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब इन वेक्टर्स को हम आगे अलग अलग चैप्टर्स में आते जाते यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर उसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस बात करेंगे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन। चलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोशन की। ठीक है, मोशन क्या होता है? एनीबॉडी जो मुझे बता सकते हैं व्हाट इज मोशन? Sir, change in position with respect to time. यस सर। अच्छा मुझे बताओ, मैं रेस्ट पे हूँ या मोशन में हूँ? रेस्ट। Sir, change in position with respect to time and with respect to the observer. यार इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। लास्ट क्वेश्चन का आंसर अब दे रहे हो जब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया। I said, am I at rest or moving? Sir, it depends on the frame of reference. What is the answer for you? सर आप हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रेस्ट पे हैं।
आई होप कुछ लोगों को ये चीजें पता है, इस चीज का इंपॉर्टेंस आता है कि देखो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। इट मींस एक बॉडी किसी के लिए रेस्ट पर हो सकती है तो किसी दूसरे के लिए मूविंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर अगर मैं बोलूं कि मैं ट्रेन में बैठे हूँ, आप किसमें बैठे हो? ट्रेन में बैठे हो। ट्रेन में आपके बगल में एक बंदा बैठा हुआ है, अगर आप उससे पूछो कि यार मैं रेस्ट पे हूँ या मूविंग पे हूँ, तो वो आंसर क्या बताएगा? रेस्ट पर हो। बट at the same time, if you ask the same question to a person standing on the platform outside the train, and if your train is moving and then ask you are at rest or moving, then he will answer that you are moving, right? So same time एक बंदा आपको बोल रहा है कि you are at rest और दूसरा बंदा बोल रहा है कि you are moving, right? Just hold for a second. ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो सबसे पहला तो आप लिख लो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, तो पहली लाइन का आप नोट पॉइंट में डाल दो मोशन रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, इट मींस आप बोल सकते हो कि मोशन एंड रेस्ट आर डिपेंड्स ऑन मोशन एंड रेस्ट डिपेंड ऑन द रेफरेंस। रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, कि सर कोई ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में सेम बॉडी मूविंग हो सकती है और सेम बॉडी रेस्ट पर हो सकती है एट द सेम टाइम, अगर वो ऑब्जर्वर अलग अलग हैं। पहली चीज तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, तो खैर मैं जो मोशन की टेक्निकल डेफिनेशन से मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछता और आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि मोशन का मतलब होता क्या है। चलिए अच्छी बात है। अब बात आते हैं कि मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ डेफिनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस डेफिनेशंस। ठीक है, इस चैप्टर में भी वेक्टर और स्केलर का यूज होता रहेगा। ठीक है, तो आपने जो वेक्टर्स अभी तक पढ़ा है वो काफी हद तक यूज होगा। चलिए अच्छी बात है। मैंने कहा सर कि सर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो टर्म होती हैं दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस and displacement। दो टर्म है। ठीक है, देखो मैंने कहा सर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। आप बोलते हो कि सर ए से बी तीन लोग तीन अलग अलग रास्ते से ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहे हैं। ठीक है, मैंने एक बार बोला कि सर ये ऐसे घूमता फिरता जा रहा है, ये बंदा जो वन था वो उस तरीके से गया। सेम टाइम पे दूसरी बॉडी आप बोलते हो इस तरीके से गई और तीसरी बॉडी कुछ ऐसे गई। अब आप बोलोगे कि सर ये मान लो कि सर ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में तीन फैमिलीज रहती हैं, उन तीन फैमिली के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं और इन क्लास के बच्चों का एक और फ्रेंड है जो कि बी बिल्डिंग में रह रहा है और उसका बर्थडे है and all of the three people residing in the building A are invited for the birthday party। तो उनको परमिशन मिल गई बर्थडे पार्टी में जाने की, वैसे ही कम परमिशन मिलती है बाहर। तो आपने बोला जो पहला बंदा जो था फर्स्ट पर्सन था वो बहुत शरीफ इंसान था, जब उसको मौका मिला कि यार बर्थडे पार्टी में जाना है तो उसने बोला एक काम करते हैं क्यों ना पहले सिटी वगैरह घूम लेते हैं, सिटी से घूम घाम के फिर अपन बर्थडे पार्टी में चले जाएंगे। तो he has taken this path। एक पर्सन नंबर 3 था, उसने बोला यार सिटी बहुत दूर है, इतना दूर ना जाते, एक काम करते हैं निकले हैं बाहर तो आसपास तो कहीं घूम ही लेते हैं, है ना, लक्ष्मी नगर का मार्केट तो थोड़ा घूम ही लेते हैं। तो उसने बोला कि वो थोड़ा सा कम शरीफ था। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि सर उसने ये वाला पाथ लिया और बी पॉइंट पे पहुंच गया। तो ये वाला पर्सन था नंबर सेकंड, जिस पे 2 नंबर पर्सन था, वो बहुत ही बदमाश बच्चा था। उसने आओ देखा ना था, बोले पहली बार मतलब छुट्टी मिल रही है, मौका मिल रहा है, बाहर घूमने का मौका मिल रहा है, तो उसने क्या किया, वो चुपचाप से इधर से निकला और सीधा बी के घर पे गया।
अब जब ये लौट के आए तो अपने सबने, आप कह सकते हो कि पिताजी लोगों ने पूछा, बेटा तुम जब गए थे तो कितनी डिस्टेंस तुम्हें जाने में लगी थी, ए से बी तक जाने में? तो पहले वाले बंदे ने बोला कि सर मुझे तो लगे थे 15 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है। दूसरे वाले बंदे, ये थर्ड नंबर वाले बंदे ने बोला मुझे लगे 10 किलोमीटर, और इस वाले बंदे को लगे 5 किलोमीटर। अब हुआ ये कि इसने क्या बोला है, मैंने कहा सर किसको पता है? भाई साहब सबके पेरेंट्स को पता होता है हमारा बच्चा कितना शरीफ है। तो फर्स्ट वाले के पेरेंट्स को पता था मेरा बच्चा बहुत शरीफ है, तो उसने बोला अच्छा 15 किलोमीटर लगे। तो उसने बोला एक काम करते हैं, उसने बोला कि जा, इसके पेरेंट आके थर्ड वाले से पूछते हैं कि बेटा तुमको बताओ ए से बी जाने में कितना टाइम लगा था? बोलता है कि अंकल जी 10 किलोमीटर लगे थे। कितना डिस्टेंस लगा? 10 किलोमीटर लगा। बोलता यार तुम भी बहुत शरीफ हो। बोलता सबसे बदमाश बच्चे से पूछता है, बोला बेटा कितना डिस्टेंस लगा तुमको ए से बी जाने में? तो उसने बोला 5 किलोमीटर। अब क्या होना था, वापस से 1 पे जब जाएंगे पिताजी, तो यहाँ पे 1 का क्या होने वाला है? एक उल्टी हुई चप्पल उड़ के आ सकती है ना? हो सकता है कि फंटी वंटी यूज हो रही हो। तो वो बहुत तेज चिल्लाया, बोले पिताजी आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला है, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, चाहे आप मेरे फिजिक्स वाले मास्टर से पूछ लो। और वो मेरे सामने लेके आ गया कि, और उसने पूरा सिनेरियो मेरे को समझाया, और उसने मेरे को बोला कि मेरे पापा को समझाओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। बताओ फिजिक्स वाले मास्टर ने क्या बोला होगा? एनीबॉडी कि क्या ये बच्चा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? एनीवन? सर सही बोल रहा है। सही बोल रहा है। यस सर। डिस्टेंस के हिसाब से तो सही बोल रहा है। भाई साहब फिजिक्स वाला मास्टर सामने, पिताजी खड़े हैं, संटे लिए हुए हैं, जूते चप्पल लिए हुए हैं, फिजिक्स वाला मास्टर अपनी इज्जत बचाएगा, हो सकता है मना भी कर दे। ठीक है, इतना प्रैक्टिकल मत रहा करो, थोड़ा सा सर्कमस्टांसेस भी देखा करो, उसको भी पता चले कि पिताजी का गुस्सा पारा चल जाए, अच्छा आप भी मेरे बेटे का साथ दे रहे हो, धार धार, पता चले फिजिक्स वाला मास्टर भी पिटने लगे। ठीक है, हालांकि आप ये बात समझिए कि वो बच्चा सही बोल रहा था, वो गलत नहीं था अपनी जगह पे। आपने जब पूछा ए से बी जाने में आपको कितना डिस्टेंस लगा, तो आप बोलते हो कि 15 किलोमीटर, एंड ही वाज वेरी वेरी मच राइट। In fact, he was also right, and in fact, he was also right because the question was wrong. ठीक है, पिताजी जानना क्या चाहते थे और पिताजी पूछ क्या रहे थे? तो बस यही दिक्कत है। तो समझ जाइए कि सर कहाँ गलती थी उसमें पूछने में। तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस जो होता है दैट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ओवर, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ओवर। तो पाथ आपने ट्रैवल किया है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसी को आप बोलते हैं डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between final and initial point. आपने बोला कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी की क्या हो सकती है? सर जब आप एक स्ट्रेट लाइन में चलो तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो आप पहले वाले केस से भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो सर दैट विल बी 5 किलोमीटर ओनली। इस वाले से भी पूछोगे तो 5 किलोमीटर, एंड इस वाले से पूछोगे तो भी 5 किलोमीटर, बिकॉज रास्ते से मतलब ही नहीं है। आपने बोला ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ये वाला। आप कौन से पाथ से जा रहे हो मुझे उससे मतलब ही नहीं है, जबकि डिस्टेंस बताता है कि आप कौन से पाथ से गए हो, उसका डिस्टेंस कितना होगा, उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। आप बोलो क्योंकि ये लेंथ है तो आप बोलोगे इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी? सर आप बोलोगे इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी मीटर। लेंथ है, लेंथ किस में होती है? मीटर में। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। सेम चीज यहाँ पे भी लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ यहाँ पे इसकी एसआई यूनिट होगी मीटर। आप बोलोगे सर ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी रोल है और ये वेक्टर लॉ को भी फॉलो करता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप बोलोगे अगर ए से बी का डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप ए से इनिशियल पॉइंट रखोगे और बी की तरफ एरो मारोगे ऐसा। ये जो वेक्टर होगा ये दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन ए एंड बी, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस।
अब देखो आपको दिख रहा है कि फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी, फॉर अ जर्नी आप बोलेंगे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अगर ए से सॉरी 1 से पूछोगे व्हाट इज द डिस्टेंस, बोलेगा 15 किलोमीटर, बोलोगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, बोलोगे 5 किलोमीटर। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ये जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा उसके लिए, फर्स्ट वन के लिए। स्क्रीन ब्लर हो गई क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर आई है क्या? अभी क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। चलो समझ में आया कि अगर किसी जर्नी की बात करोगे तो आप बोलोगे, अगर थर्ड वाले से पूछो बोले कितनी आई तो थोड़ी ना बोलोगे कितनी बोलोगे। चलो एनीवन टाइम कहते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? अगर आप थर्ड वाले से पूछोगे तो आप बोलोगे डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 10 किलोमीटर, बट उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 किलोमीटर। सेकंड वाले से बोलोगे कि सर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप बोलोगे दोनों ही 5 किलोमीटर थे। तो आप किसी भी बंदे से पूछ लो, आप बोलोगे उससे हर एक बार या तो डिस्टेंस की वैल्यू उसके डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, मैंने कहा बराबर कब होगी? एनीवन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर कब होगी किसी जर्नी के लिए? सर वो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाएगा सर। क्या हो गया? सर जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करेगा जर्नी में, सर फाइनल और इनिशियल पॉइंट। का मतलब whenever a body is traveling in a straight line, when a body or object, when an object travels in a straight line, आप जब भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करोगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। पॉइंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करके लिख लेना कि जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी थ्रू आउट दी जर्नी, तो आप बोलोगे कि सर उस जर्नी के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बराबर होगी। आई होप दिस इज वेरी। हाँ जी बेटा। सर वो मोड के अंदर डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए ना? Yes, sir. आपने डिस्टेंस सॉरी डिस्टेंस। हाँ हाँ बेटा बेटा समझ गया, गलती से बोल कुछ रहा हूँ और आपको लिखने में और सर वो ना नीचे का नहीं आ रहा, जो नीचे वाली लाइन आपने लिखी है कुछ सबसे बोला मैंने, सुनाई दी? सुनाई दी कि नहीं दी? हाँ सर सुनाई तो दिया है सर। तो वो लिखो ना, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ लिख लो कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगी? whenever an object is traveling in a straight line without changing its direction। लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी सामने हैं और स्क्रीनशॉट भी ले लो। और कोई डाउट है तो पूछ लो।
Anyone having any doubt? No sir. चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बताओ, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो। An object travels 10 meters due north in the north direction. An object travels 10 meters towards the north direction, then travels 10 meters in the east direction. Find the distance and displacement. Find the distance and displacement of the object. सर एक बार distance 20 displacement 10 root 2 एक सेकंड बेटा, एक एक करके हाँ, किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट था? नहीं सर, अब हो गया, आगे समझ में आ गया। हाँ, आप बोलो, कोई क्या बोल रहा था, एक एक करके प्लीज। डिस्टेंस ओवर 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 10√2। डिस्प्लेसमेंट 10√2 किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, केवल मैग्नीट्यूड बता के अपने आंसर की बेइज्जती नहीं कराएं। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज टेल द डायरेक्शन। 10√2 नॉर्थ ईस्ट में आएगा। हाँ जी, हर बार बताना नहीं पड़े, वेक्टर को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट करके आंसर दिया करो। मतलब क्या रहा, अगर दोनों के आंसर मैग्नीट्यूड ही देने हैं तो देखिए, आपने बोला कि सर वो 10 मीटर, मैंने कहा ये 10 मीटर देखिए नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रैवल किया पहले। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ एंड ये होता है वेस्ट। ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो 10 मीटर ईस्ट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर गया। आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना हो गया, तो आप बोलोगे 10 मीटर ये ट्रैवल किया, 10 मीटर ये ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस तो कितना आ गया? आप बोलोगे 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो आप बोलोगे ये कितना आएगा, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो आप बोलोगे मैग्नीट्यूड तो सॉल्व करने पे आ जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे 10√2 मीटर आ गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है सर? ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये डायरेक्शन है ईस्ट, देखो ये ईस्ट है, अगर इससे 45 डिग्री की बात करोगे तो 45 डिग्री पे ये होता है नॉर्थ ईस्ट। तो ये 45 डिग्री पर है, तो आप इसको बोलोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर एंगल कुछ और होता तो आपको बताना पड़ता कि सर अगर मान लो एंगल 30 डिग्री आता है नॉर्थ से, तो आप बोलते सर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो ऐसे बताने के तरीके होते हैं, हमेशा ध्यान रखें डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ बतानी पड़ती है, ठीक है। कभी भी केवल मैग्नीट्यूड मिलता है अंदर तो उससे मैग्नीट्यूड पूछना ना जाए। मैंने कहा फॉर एग्जांपल लिख लो, एक और क्वेश्चन लिख लो। चलो लिखो नहीं, ऐसे मैं फिगर से एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। आप बोलते हैं कि बॉडी एक पॉइंट से चलती है, इस वाले रास्ते से जाते हुए सी पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये एंगल है 90 डिग्री। इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, ए से चलती है और सी पॉइंट पर पहुंच जाती है, पॉइंट बी। तो मुझे बताओ ए से बी जाने में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बता दो। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड बता दो, ए से बी जाने में और ए से सी जाने में।
क्वेश्चन क्लियर है सबको? Anyone having doubt in the question? सर वो जो डिस्टेंस है वो आएगा हमारा 3/2 पाई आर, और सर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा सर 10 r√2। कौन से केस की बात कर रहे हो? क्यों बेटा? क्वांटम वर्ल्ड कौन से केस की बात कर रहे हो? सर वो वेक्टर वाला लगाया ना सर, वो 90 डिग्री का एंगल है उस पे। अरे मैंने किस किस के बीच का पूछा है? ओके सर। ओके सर, मैं पूछ रहा हूँ मैंने किस किस के बीच में पूछा है? ए और बी के बीच का ए डिस्प्लेसमेंट। और बी के बीच का और ए और सी के बीच का, दोनों ही पूछे हैं मैंने। अच्छा, तो सर ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 2r हो जाएगा, और ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमारा r√2 हो जाएगा। और डिस्टेंस? डिस्टेंस सर ए और बी के बीच का सर πr हो जाएगा, और सर ए और सी के बीच का 3/2 पाई आर। एक मिनट 2 पाई आर, πr/2 हो जाएगा ए और सी के बीच πr/2 डिस्टेंस। यस सर। πr/2 यस सर। तो 3πr/2। 3πr/2, सॉरी सर, सॉरी। हाँ जी, any other answers, any other doubt? किसी और का कोई और आंसर आ रहा है तो प्लीज बताएं। आंसर जरूर बताएं यार, आंसर ही नहीं बताते आप तुम लोग यार। बैठे रहोगे ऐसे कभी फिजिक्स नहीं सीख पाओगे भाई साहब। जब तक कि आप बताएंगे नहीं तब तक आप कभी भी फिजिक्स नहीं सीख पाएंगे। गलत बताएं बट बताएं जरूर। देखिए मैं गलत बताने वाले को डांटता नहीं हूँ, मैं गलत बताने वालों को उतना ही मैं अच्छा मानता हूँ जितना सही बताने वाले हैं। मुझे मेरी नजर में दोनों बराबर हैं। नहीं बताने वाला मेरी नजर में बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। अगर जिसने आंसर गलत बताया है इसका मतलब उसने प्रैक्टिस करने की कोशिश की, ट्राई की, मिस्टेक हो गई, गलती कोई बात नहीं, गलती क्लियर हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। लेकिन जो नहीं बता रहा है इसका मतलब वो सॉल्व नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, और वो अपनी गलती सुधारना भी नहीं चाह रहा है, तो वो जिंदगी में कभी सुधार भी नहीं पाएगा और वो गलतियां हमेशा ऐसी बनी रहेंगी। उसको फिजिक्स कभी समझ में नहीं आएगा। तो भाई साहब गलत बताएं बट बताएं जरूर। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप देखते भी होंगे मैं कभी भी गलत बताने वालों को कोई कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ उनसे पूछता हूँ गलती कहाँ है, पकड़ लो। मुझे उन ज्यादा खुशी होती है गलत बताने वालों से। कितने लोगों का आंसर नहीं आया है ईमानदारी से बताएं जरा। चलो कितने लोगों का आंसर आ गया है, दोनों आंसर जल्दी से ईमानदारी से बताएं। 33 पीपल की आंसर आनी चाहिए यस मेरे पास। 1 2 3 4 5 7 9 12 13 14 16 17 18। Out of 33, 34 students, I have got only 18 answers. Where are the other 18? Other 16, where are you people? 20. यार बाकी लोग पसंद है ना, लेकिन सुनोगे बेटा मुझे। बाकी लोग फिजिक्स सीख नहीं रहे सर, पहले बताते रहूं मैं। डिस्प्लेसमेंट आया दोनों के साथ, कनेक्ट डिस्टेंस में दिक्कत है तो पूछ क्यों नहीं रहे हो? कनेक्ट यस सर। बेटा तो पूछेगा कौन? यस सर, डिस्प्लेसमेंट आया है लेकिन डिस्टेंस नहीं आया। तो वही तो बोल रहा हूँ बेटा, 10 बार मैं बोलूंगा तब पूछोगे।
हाँ भाई साहब, डिस्टेंस क्या होता है गणेश? डिस्टेंस तो वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है क्या होता है? सर। जो डिस्टेंस होता है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दोनों उसमें। कहाँ पढ़े हो बेटा गणेश, कहाँ पढ़े हो? नोट्स बना रहे हो साथ साथ? यस सर। अब तक के सारे नोट्स कॉपी में हैं तेरे, वेक्टर के सारे? यस। एक एक चीज कॉपी में लिखी है? ईमानदारी बताना, नींद की कसम यस है, सर। नींद की कसम है, ईमानदारी से बोलना सारे नोट तुम्हारे कॉपी पे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? सर सारे लिखे हैं। बेटा डिस्टेंस मैंने ये बताया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसा बताया मैंने? नो सर। तो क्यों बोल रहे हो? क्या बताया डिस्टेंस? यार इतना टफ है क्या डिस्टेंस यार? ऐसी बात है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होता है यार? अनिल भाई साहब आंसर दें, टाइम इतना वेस्ट नहीं करें। क्या होता है डिस्टेंस? सर डिस्टेंस ए और बी के बीच में जो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस कहते हैं। वाह, वेरी गुड। तुमसे पूछा जाए व्हाट इज फोर्स, सर जो फोर्स होता है उसको फोर्स बोलते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी, सर जो वेलोसिटी होता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। सीरियसली, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। गणेश, ये डिस्टेंस कैसे निकाली थी इस केस की? सर जो ए एन की जो वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर जो दे रखी है, और जो नॉर्थ से जो ईस्ट के गया उसमें जो 10 मीटर दे रखे हैं, उन दोनों को प्लस करा तो डिस्टेंस निकली। क्यों किया है इनके बीच का? सर क्यों किया? डिस्टेंस निकालनी थी। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? डिस्टेंस, अगर कोई मुझसे पूछा कि डिस्टेंस निकालना है तो तुम क्या मेजर करना स्टार्ट करते हो? उन दोनों पॉइंट के बीच में जो उनकी दूरी है। उन दोनों पॉइंट के बीच की क्या दूरी की, वो कितने दूर हैं एक दूसरे से। बेटा? दूरी, दूरी तो बेटा ये है, ए और बी ये इतनी दूरी है, ए और बी ये इतनी दूरी है। दूरी तो तुम कौन से रास्ते से निकाल रहे हो दूरी? ए और बी के बीच की दूरी तो ये है, ये 10 + 10 थोड़ी ना है, यहाँ से यहाँ जाओ ना, ये देखो ये दूरी ए और बी के बीच की। यस सर, वो तो डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, वो ए और बी के बीच की दूरी नहीं है सर। फिर तुमने बोला ए और बी के बीच की दूरी निकालना होता है अगर डिस्टेंस पूछा जाए। मुझे ए से लेके बी के बीच में जाना है भाई साहब, इनके बीच की जो यहाँ से ये है, आप बोलते हो 10 मीटर। मुझे बताओ ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 10 मीटर। जरूरी नहीं है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है। कौन बोला 10 होगी? यस सर, 20-30 खुद भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सर 20-30 खुद भी हो सकती है। आप तो अभी 10 बोल रहे हो, और अगर 20 बोल रहे हो तो 20 क्यों हो सकती है, ये भी तो बताओ। सर हम ए और बी पे तो कैसे भी जा सकते हैं ना।
तो कैसे भी जाने से क्या होता है? अबे नोट चेक कर यार, क्या डिस्टेंस की लैंग्वेज, देखो अभी तो डेफिनेशन इतनी देर में तो डेफिनेशन नहीं पढ़ पाया नोट्स में कि मैंने डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या लिखाई है, कुछ भी बोले जा रहे हो यार। सर वो जो आपने 2 कॉलम बनाए थे ना, हाँ। डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट लिखे थे वो मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया उसका। क्या? जो आपने सर 2 कॉलम बनाए थे ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, हाँ, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। मैं आप तब तक वो क्वेश्चंस कर रहा था। कौन से क्वेश्चन कर रहा था यार? मैं तो जब तुम्हें स्क्रीनशॉट का तब तो क्वेश्चन दिया भी नहीं था मैंने कोई। अरे बेटा ऐसे नहीं हो पाएगा। जब स्क्रीनशॉट की बात आई थी, जब स्क्रीन के शॉट लेना था, तब तो वहां पे मैंने कुछ, तूने अच्छा अभी तक मोशन स्ट्रेट लाइन में कोई भी कुछ भी लिखा है अभी नोट्स में, तेरी कॉपी में कुछ भी लिखा है? यस सर लिखे हैं। क्या लिखा है बताओ? सर मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। और डिस्टेंस की डेफिनेशन तुम्हें अभी तक नहीं पता है सीरियसली? स्क्रीनशॉट लेना भूल जाते हो, कैसे करोगे यार? अरे स्क्रीनशॉट लेने से मतलब, मैं इरेज करने से पहले मैं आपको बोलता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो। आएगी कहां से यार, तुम्हें डिस्प्ले डिस्टेंस की तुम्हें डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। डिस्टेंस होता है द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड। क्या होता है कनिष्क? लेंथ ऑफ क्या पूछा आपने? डिस्टेंस की डेफिनेशन अब क्या होती है? अभी मैंने बताया, कुछ सुना आपने? सर वॉइस क्लियर नहीं आई थी, फिर बता दीजिए। मुझे मालूम है यही होगा, मुझे मालूम था यही आंसर आएगा तुम्हारा। मैंने बोला लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब आई क्लियर? यस सर। अब बताओ क्या होती है डिस्टेंस का मतलब? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड। इसको हिंदी में समझाओ मुझे, इसका मतलब क्या होगा? मुझे अगर किसी को समझाना है तो आप डिस्टेंस कैसे समझाओगे ए और बी के बीच की? जो ए और बी के बीच में जो पाथ है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। कौन से पाथ की बात कर रहे हो बेटा? जो ए और बी में जाने का जो पाथ है उसको, उसकी जो लेंथ होगी ए उसे और बी डिस्टेंस के बीच कहेंगे। में जाने के कितने पाथ पॉसिबल हैं? सर इन्फिनिटी। तो फिर क्या आंसर कौन सा वाला दोगे? इनफाइनाइट में से कौन सा वाले पाथ की लेंथ दोगे? करेक्ट बेटा, बहुत बेसिक चीज है, क्लास 9th में पढ़ी होगी तुमने। क्लास 9th में, 9th पास हो कि नहीं हो? यस सर हूँ। मोशन पढ़ा था वहां पे कुछ 9th में? यस सर। डिस्टेंस नाम की चीज वहां पढ़ी थी? यस सर। लेंथ ऑफ द, क्लियर वर्ड में बोल रहा हूँ, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड, इसका मतलब जो पाथ आपने ट्रैवल किया है उस पाथ की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। आप बोलते हो कौन से पाथ? जो तो आप जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते की लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। मैंने ए और बी के बीच में जब यहाँ पे डिस्टेंस पूछा तो मैंने 20 मीटर क्यों लिखा? क्योंकि मैं इस रास्ते से गया था और इस रास्ते की लंबाई कितनी है? 10 मीटर प्लस 10 मीटर। अगर मैं किसी और रास्ते से जाता तो उस रास्ते की लंबाई बताता। अब ए से बी जाने में आप कौन सा वाला रास्ता अपना रहे हो बेटा?
सर जो वो हो रहा है सेमी सर्कल वाला रास्ता। तो सेमी सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस, ये लंबाई बता सकते हो कितनी होगी? पाई आर। ए से सी के केस में, ए से सी के केस में ये लंबाई कितनी होगी इस रास्ते की, पता है? नो सर। नहीं, कनिष्क बेटा, आप यहाँ से यहाँ ये जो रास्ता है, इस रास्ते की लंबाई बता सकते हो? बता तो सकता हूँ। तो बताओ। अरे गलत बताओ, बट बताओ तो सही, तुम्हारे हिसाब से क्या, तुम्हारे जो भी दिमाग आ रहे हो बताओ तो। कनिष्क बेटा आया कि नहीं आया? सर कुछ पाई आर और बी से सी जाने में जो लगेगा। क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, पूरे सर्कल का पाई लेंथ कितना होता है? एक टाइम, पूरे सर्कल का लेंथ कितना होता है? 2 पाई आर। आधे सर्कल का कितना होता है? पाई आर। और अगर मैं यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक जाऊं तो कितना कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का? अच्छा, ये तुमने ए से बी का पाई आर कैसे निकाला, मुझे बस इतना बता दो। याद था इसलिए बता रहे हो, या तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? क्या सर? ए से बी का पाई आर आंसर कैसे दिया तुमने? याद था इसलिए, या फिर तुमने कैसे भी करके कैलकुलेट करके बता सकते हो? सर जो पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, वो आधा चला है तो 2 पाई आर अपॉन में 2। अच्छा, ए से बी अगर डिस्टेंस पाई आर है, तो आपको नहीं लगता ये इसका आधा है? ए से बी का आधा है ये। यस सर। तो आपको निकालने में क्या दिक्कत है? ये पाई आर बाय 2 नहीं लिख सकते हो क्या इसको? यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत है बेटा? आपने बोला सर यहाँ से यहाँ गए पाई आर बाय 2, यहाँ से यहाँ फिर से पाई आर बाय 2, सर यहाँ से यहाँ गए तो पाई आर बाय 2, कितने पाई आर बाय 2 हो गए? 3 पाई आर बाय 2। तो ए से सी के बीच की जो आप डिस्टेंस बोलोगे वो कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ पाई आर बाय 2। अरे यहाँ से यहाँ अगर 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ फिर 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ फिर 10 मीटर है, तो क्या बोलते हैं? 3 इंटू 10 मीटर बोलते हैं कि नहीं बोलते बेटा गणेश? यस सर। तो जब आपको यहाँ से यहाँ पता है, यहाँ से यहाँ पता है, यहाँ तो आप क्या निकालोगे यार? 3 पाई आर बाय 2। यस सर। बेसिक है यार, सीरियसली गणेश बेटा, ये चीज तुमको समझाऊं मैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। वेक्टर्स की डीपीपी सॉल्व की थी जो मिली थी गणेश? यस सर। वेक्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बने थे तेरे से एक भी? यस सर, डीपीपी तो सॉल्व करी थी। अभी यार आज क्लास के जो 4 क्वेश्चन मैंने करवाए थे वो? यस सर। चारों बन गए? यस सर। थोड़ा सा ध्यान दें भाई साहब, बहुत बेसिक कंसेप्ट में लग रहे हैं आप, 9th क्लास की चीजों पर अटक रहे हो। मैं ये नहीं कहता 9th की सारी चीजें रटी हुई हैं, ये तो या तो डिस्टेंस है यार, सबसे बेसिक चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। एनीवन अदर पीपल हैविंग एनी डाउट इन द होल थिंग? कैसे मैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ? डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो भाई साहब ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो आपको पता है अगर ये आ रहे तो ये कितना हो जाएगा? r√2। क्लियर होना चाहिए सारी चीजें।
स्क्रीनशॉट ले लिया तो नहीं लिया तो बेटा क्लास में अटेंटिव रहा करें, स्क्रीनशॉट लेना भूला ना करें, तो मतलब ध्यान नहीं और भटकता है आपका। और ये मत बोले कहीं सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे यार, मैं तो कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है आपको उस टाइम पे। इसका मतलब या तो आप कुछ और कर रहे हैं साथ में, ऐसे ना करा करें यार, क्लास में बैठे हैं तो थोड़ा इस चीज को तो ध्यान से थोड़ा अटेंटिव रहा करें। चलिए, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, अगर जनरल टर्म बात करें स्पीड की, तो ये स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। और वेलोसिटी की बात करें तो आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट। क्या स्पीड और वेलोसिटी दो टाइप के होते हैं, हम बात करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, आपको स्पीड दो टाइप से आएंगी या वेलोसिटी दो टाइप की आती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड और वेलोसिटी। अगर कुछ नहीं बोला है, केवल स्पीड या वेलोसिटी पूछा है, तो इसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं। अगर उसको एवरेज पूछना होगा तो हमेशा ध्यान रखें कि वो वर्ड एवरेज यूज करेगा। अपनी लैंग्वेज में इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो कि सिंपल स्पीड या वेलोसिटी लिखा होगा तो उसका मतलब वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहा होगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अगर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पूछना होगा तो वो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी मेंशन करेगा, तो ही आपको एवरेज की बात करनी है। अब होता क्या, एवरेज स्पीड होता है ऐसा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी जर्नी में आप बोलते हो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है और टोटल टाइम आपने कितना लगा है, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। ये जो होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने कहा सर हम अभी स्ट्रेट लाइन की भी बात करेंगे, मैंने कहा ये आपका ओरिजिन है। एक क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। मैंने कहा सर मैं ए पॉइंट से चल रहा हूँ, चलो सर ये मेरा x इक्वल टू 1 है, ये मेरा x इक्वल टू 2 है, सिमिलरली x इक्वल टू -1 मीटर है और ये x इक्वल टू -2 मीटर है, सब मीटर में है। ये पॉइंट है ए बी सी डी, ऐसे तो 4 पॉइंट है। ध्यान रखना, क्योंकि हम वेक्टर की बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो हम जनरली क्या लिखते हैं, इस डायरेक्शन में हम बोलते हैं पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में हमेशा बोलते हैं नेगेटिव है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ हो रहा होगा, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो आप अगर इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा होगा तो समझ जाना कि आप पॉजिटिव है आपकी वैल्यू, और अगर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो नेगेटिव है। इसी को ध्यान रखना, रेफरेंस हर कोई अपने हिसाब से ले सकता है, पर जो स्टैंडर्ड है वो ये इस तरीके से माने जाते हैं। अब मुझे जरा बताना सर, जब मैं ए से चला, बी पर गया, बी से चल के वापस से सी पर गया, जर्नी कुछ ऐसी थी, ए से पहले बी पे गया, बी से बाद में सी पर आया, मुझे आप बोलोगे ए टू सी के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जरा बता दें। एनीवन? सर डिस्टेंस 4 आएगा और डिस्प्लेसमेंट 2 आएगा। एनीवन एल्स? So distance 4 units, displacement 2 units. Anyone else? Yes sir, yeah. सर 2 यूनिट्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो उसको -2 मीटर बोलेंगे। ओके सर। डायरेक्शन बताना भूल गए बाकी लोग, सिर्फ 2 यूनिट बोल के चले गए, खत्म कर दिया। अभी बोला था मैंने डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरा देखो, डिस्टेंस तो आप बोलोगे पहले ए से बी तक गए तो मतलब 1 मीटर ट्रैवल किया, हमने बोला सब मीटर में है, पहले ही बोला था मैंने। फिर बी से आप सी तक आए, देखो
बी से सी की अगर डिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है, आप बोलोगे 4 मीटर। आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब होता है सर इनिशियल से फाइनल के बीच का एंगल, राइट। तो आप बोलोगे सर ऐसे ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। देखो ए डिस्प्लेस सॉरी ए से सी तक जो वेक्टर ड्रॉ हुआ है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इस वेक्टर की डायरेक्शन देखो कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कि नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे 2, तो इसका आंसर आएगा -2 मीटर। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा ध्यान रखना प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन बताते हैं और कुछ नहीं बताते। प्लस और माइनस लिख लो अपने लैंग्वेज में, स्ट्रेट लाइन मोशन में प्लस और माइनस केवल डायरेक्शन बताएंगे कि वो प्लस में है या माइनस में। डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका ये भी होता है सर, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको लिखना है मैं इसको डेल्टा एक्स भी बोल सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख सकते हो, डेल्टा एक्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी थी, देखो ये सी पॉइंट पर, दैट इज -1 मीटर, ये फॉर्मूले का माइनस। इनिशियल पोजीशन की थी x इक्वल टू 1 पर, आप बोलोगे सर इनिशियल पोजीशन कितनी थी 1 मीटर। सॉल्व करके देखो अपने आप, इस फॉर्मूले में लिखना है -2 मीटर। इसका मतलब क्या है कि सर अपनी पोजीशन से लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, सॉरी मतलब इस डायरेक्शन में 2 मीटर आपकी बॉडी ने ट्रैवल किया है डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका और इसको कैसे फाइंड आउट करना है, और दूसरा ये सिमिलरली ऊपर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो और यहाँ लिख लो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब केवल डायरेक्शन से होता है और वो कुछ नहीं बताएगा। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अपन थोड़ा सा डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी की बात कर लें। तो एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर के साथ, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। डेल्टा एक्स मतलब होता है चेंज, पोजीशन में चेंज, है ना। मैंने कहा ये सर इसकी यूनिट अगर निकालोगे एसआई यूनिट, तो देखो कैसे निकालोगे सर, एसआई यूनिट निकालने का तरीका क्या है, ऊपर है डिस्टेंस नीचे है टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है टाइम, दैट इज मीटर पर सेकंड। फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब मैंने कहा सर एक ने फिर से बोलो फॉर अ जर्नी, किसी एक जर्नी के लिए आप बोलोगे जो स्पीड होता है, एवरेज स्पीड की बात हो रही है, एवरेज स्पीड जो होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। किसी भी जर्नी के लिए अगर हम बात करेंगे, उस जर्नी के लिए जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आएगी उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एवरेज स्पीड से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। कभी भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड से बड़ी नहीं हो सकती उस जर्नी के लिए। मैंने कहा सर ये बराबर कब होगी, आप बोलोगे एवरेज स्पीड is equal to the magnitude of average velocity। मैंने कहा कब होगा सर, जब टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। और टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होता है, जब बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हम अभी पढ़े थे। तो यहाँ पे रीजन लिख लो इसका, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर कब होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब एक चीज और नोट डाउन कर लो, किसी भी जर्नी के लिए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए या बोलो किसी भी जर्नी के लिए डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन और डिस्टेंस में डायरेक्शन होता ही नहीं है। सिमिलरली स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती,
तो पॉइंट लिख लो, डिस्टेंस एंड स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। Distance and speed can never be negative, but displacement and velocity can be negative, positive or zero. ठीक है, एक और नोट पॉइंट डाल लो वहां पे कि सर एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कुछ लोगों को क्या लगता है कि जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम एवरेज स्पीड बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा लिख लो कि एवरेज स्पीड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अभी तो लिखा ना यार, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ी भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। तो ये तो चीज श्योर है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक चीज तो नहीं हो सकती ना। अगर ये दोनों चीजें हमेशा बराबर हो रही होती तो आप कह भी सकते थे कि ये एक ही चीज हो गई। कल कई लोगों को आगे लगता है कि सर एवरेज स्पीड क्या है, सर जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना उसी को एवरेज स्पीड बोलते हैं। ऐसा नहीं है। तो इसमें लिख लो, एवरेज स्पीड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। हाँ, कुछ केसेस में उसकी वैल्यू बराबर आ सकती है। मैंने कहा मेरी क्लास के सारे बच्चों की एज बराबर नहीं होती है ना। आप बोलते हो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि एज बराबर आ जाए, इसका मतलब ये कि दोनों स्टूडेंट सेम हो गए, दोनों स्टूडेंट तो अलग अलग है ना। कुछ केस में आप बोल सकते हो कुछ चीजें दोनों स्टूडेंट की मैच कर जाएंगी। मैंने कहा दो बच्चों का नाम अगर मैच कर गया, इसका मतलब ये तो ना कि दोनों बच्चे एक ही हो गए, या सारे बच्चे एक ही हैं सारे क्लास के, है ना। तो ध्यान रखना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें थी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की। एक एग्जांपल लिख लो, ए पॉइंट से चल के बी पॉइंट तक गए, बी पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट तक आए। ठीक है, तो ए से बी मैंने यहां से यहां जाने में लग रहा है 10 सेकेंड, यहां से यहां जाने में लग रहा है फिर से 10 सेकेंड। ठीक है, आप बोलोगे सर इसका रेडियस है 10 मीटर, तो आप बोलोगे सर पूरे एक साइकिल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी पूरी साइकिल में। पहले इसे बी गए, एवरेज स्पीड पाई आएगी और एवरेज वेलोसिटी 0 आएगी। एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? यस सर पाई आ रही है। पर सेकंड। ठीक है, तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप फॉर्मूला लिखोगे, हमेशा फॉर्मूला लिखने की आदत डालें सॉल्व करते टाइम। फिर लिखोगे एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? यहाँ से यहाँ 10, ये देखो ये 10 मीटर का रेडियस है, तो आप बोलोगे कितना हो गया, और यहाँ से यहाँ कंप्लीट एक सर्कल में आप बोलते हैं 2 पाई आर, ये हो गई डिस्टेंस। और 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर, तो आप बोलोगे 2 पाई इंटू 10। अच्छा, टाइम कितना है? ये जो डिस्टेंस होगी तो आप बोलोगे 2 पाई इंटू 10, ये जो डिस्टेंस होगी डिवाइड बाय टाइम कितना? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, टोटल टाइम हो गया 20 सेकेंड। सॉल्व करके देखो, ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। पहले तो यूनिट के साथ आंसर दिया करें। आंसर कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, सर आप यहाँ से यहाँ गए और वापस यहाँ से यहाँ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो सर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, 0। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, मैं जहां था वहीं वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? आप बोलोगे 0 मीटर पर सेकेंड। एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, एनीथिंग? कोई डाउट होना चाहिए? आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एक स्क्रीनशॉट लो एंड थैंक यू फॉर द डे। एक डीपीपी आपको वेक्टर की मिल जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना, एक या दो डीपीपी मिल जाएंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेना और नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे उसको।
आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। एनीवन, एनी डाउट्स? चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन फॉर द क्लास। Good evening. गुड इवनिंग